तो आइए पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक में आगे की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रग डोज क्या होता है। डोज वो एप्रोप्राइट अमाउंट ऑफ ड्रग है जिससे कि कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो पेशेंट में। यदि हम कहते हैं इसे इस तरह से समझिए कि मान लीजिए किसी पर्सन को हमने फीवर हुआ है और उसे हमने इतना कम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दिया है। सपोज करो फीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल एक फेमस ब्रांड्स है, सॉरी जेनरिक नेम है पैरासीटामोल, कैलपोल क्रोसिन एक ब्रांड्स नेम है। हमने पैरासीटामोल बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में दिया है। सपोज उसे चटाया है कि भाई आप थोड़ा सा पैरासीटामोल का कुछ चूर्ण ले लो, आपको फीवर ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैरासीटामोल को भी कुछ अमाउंट में देना पड़ेगा, तब उस पर कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, चाहे वो आधा गोली हो या 1/4 हो। तो जो रिस्पॉन्स देने लगे उस अमाउंट को कहते हैं डोज, कि कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स दे पेशेंट में। तो 1/4 यदि पैरासीटामोल है तो उसे हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स देने लगा, वो डोज कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअल डोज होगा एक गोली होता है, मान के चलते 500 mg होता है वन टैबलेट में। तो एक्चुअल डोज अलग चीज है, डोज कहते हैं जहां से रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। तो ड्रग डोज को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। प्रोफिलैक्टिक डोज मतलब बचाव के लिए, थेरेपेटिक डोज उसको ट्रीट करने के लिए, और टॉक्सिक डोज वो डोज थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है। प्रोफिलैक्टिक डोज को समझ सकते हैं कि यदि किसी को विटामिन की कमी है और विटामिन की कमी से कोई उसमें डिजीज अगर होने वाला, उसके पहले ही हमने विटामिन उसको दे दिया कि लो भाई आप विटामिन ले लो, आपको ये डिजीज नहीं हो पाएगी, तो प्रोफिलैक्टिक डोज हो गया। अब यदि कोई बीमार हो चुका है तब हमने कोई डोज दिया है ड्रग का उसको ट्रीट करने के हिसाब से, तो उसे थेरेपेटिक डोज कहते हैं। तो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं या फिर उसको क्योर करने के लिए डोज दे, मतलब ठीक हो जाए, तो उसे भी थेरेपेटिक डोज कहेंगे। और टॉक्सिक डोज में आएगा वो डोज जिससे कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है डोज का, तो उसे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डोज की। मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन कुछ ड्रग का डोज स्टैंडर्ड डोज होता है, कुछ ड्रग का डोज जो होता है वो रेगुलेटेड डोज होता है। तो दोनों का फर्क क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो डोज है, एग्जाम्पल के रूप में एक फेमस ब्रांड है माला डी या माला एम करके, या पेनिसिलिन एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन का ओरल प्रिपरेशन की बात की जाए तो पेनिसिलिन में एमॉक्सिसिलिन एक आता है जो मॉक्स के नाम से फेमस है, इंडिया में फेमस ब्रांड है। क्लोरक्विन एक एंटी मलेरिया ड्रग है। मेबेंडाजोल जो कि एक एंथेल्मेटिक्स है, जाइटिट्रेक्स में जो वर्म्स होते हैं उसे किल करने के लिए दिया जाता है। और एमेंटेडिन, ये जितने भी ड्रग्स हैं इसका डोज निर्धारित है, मतलब या फिर हम बात करें पैरासीटामोल को, इसका भी लगभग डोज निर्धारित होता है। सपोज करो कि 500 mg का कोई प्रिपरेशन बना है, तो वो 500 mg का प्रिपरेशन जितने भी पॉपुलेशन हैं उन सभी पॉपुलेशन को दिया जाता है एडल्ट डोज का। तो एडल्ट डोज 500 mg है तो हमने सबको 500 mg दिया है। मॉक्स का अमाउंट या एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 500 mg होता है एक कैप्सूल का। तो 500 mg एडल्ट डोज है, तो जितने भी एडल्ट होंगे उसको 500 mg ही दिया जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस दिख सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पे, लेकिन डोज जो है उसमें चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि मार्केट में 500 है, 500 के बाद एडल्ट डोज 500 है तो वो 600 या 700 या 800, ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड डोज ही होता है एमॉक्सिसिलिन का 500, और वो स्टैंडर्ड डोज ही सभी को दे दिया जाता है। लेकिन रेगुलेटेड डोज की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। सपोज करो कि रेगुलेटेड डोज किस कंडीशंस में दिया जाता है और कौन सा ड्रग दिया जाता है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। जहां स्टैंडर्ड डोज की बात की जाए तो किसी का इन्फेक्शन हो गया है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये अलग तरह के कंडीशंस है। लेकिन रेगुलेटेड डोज में सपोज करो डायूरेटिक्स, अब डायूरेटिक्स किसी को ज्यादा देना पड़ सकता है, किसी को कम देना पड़ सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को नॉर्मल होता है। तो किसके हिसाब से कौन सा डोज देना चाहिए एंटी हाइपरटेंसिव? यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उस ज्यादा ब्लड प्रेशर में कितना ज्यादा है उसके अनुसार डोज को हम रेगुलेट करते हैं। बॉडी कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर कभी कम हो जाता है, तो इसके अनुसार हम स्टैंडर्ड डोज नहीं दे सकते। हमको 5 mg चलाना है तो 5 ही mg चलाएंगे।
हम डोज को बॉडी के रेगुलेशंस के हिसाब से मॉडिफाइड करते हैं कि 5 mg की जगह हम उसको 2.5 mg भी दे सकते हैं, या जरूरत पड़े तो 5 mg से बढ़ा भी सकते हैं। तो डोज को एक्यूरेटली एडजस्ट किया जाता है, रिपीटेड मेजरमेंट किया जाता है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर का कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसके अनुसार से डोज को हम लोग चेंज करते हैं। उसी तरीके से डायूरेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कि डायूरेटिक्स का डोज भी हम लोग कम या ज्यादा दे सकते हैं। एंटीकोगुलेंट्स, कोगुलेशंस को रोकने के लिए, वो भी कोगुलेशन के हिसाब से कब उसको ज्यादा देना है, कब कम देना है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, मतलब यदि आपका शुगर लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देना है तो कितने कंसंट्रेशन में देना है, कब देना है और कब नहीं देना है। और जनरल एनेस्थीसिया भी, ये जितने भी डोजेस है इसका रेगुलेटेड डोज होगा, बॉडी को रेगुलेट करना पड़ेगा। सपोज करो ब्लड शुगर किसी को है, डायबिटीज का केस है, तो हम उसके ब्लड शुगर को हमेशा रेगुलेट करेंगे, उसके हिसाब से डोज को रेगुलेट करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डोज का अलग पैरामीटर है, इसमें हमने पेनिसिलिन जो एक एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है उसके लिए दिया जाता है, वो स्टैंडर्ड डोज होता है। क्लोरोक्विन, ये भी एक इन्फेक्शन में देने वाला ड्रग है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये गर्भ निरोधक गोली है जो लगभग सभी महिलाओं को एक ही डोज में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड डोज और रेगुलेटेड डोज के डिफरेंसेस को हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं टारगेट लेवल डोज। टारगेट लेवल डोज में रिस्पॉन्स बहुत ही इजीली मेजर नहीं हो पाता है और इसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं सर्टेन ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा डेमोन्स्ट्रेट करके ये पता करते हैं। फिर हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज देते हैं, जैसे डाइगोक्सिन। तो डाइगोक्सिन का सेफ्टी लेवल काफी कम होता है, थेरेपेटिक रेंज जो होता है काफी कम होता है, उतना सेफर ड्रग नहीं है। इसका इफेक्टिव और एडवर्स इफेक्ट के बीच का जो दूरी है बड़ा कम होता है थेरेपेटिक रेंज से कहें। या लिथियम हो गया, या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थियोफाइलिन, इसका रिस्पॉन्स मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। इस पे हमने लोडिंग डोज देते हैं, मतलब वो डोज जो एक बार हमने लोड कर दिया पेशेंट को। हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था लोडिंग डोज के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि लोडिंग डोज वो डोज होता है जो एक बार लोड किया जाता है बॉडी में ताकि वो एक अचीव कर ले प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को। उसके बाद मेंटेनेंस डोज जो है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दिया जाता है धीरे धीरे करके, ताकि वो ब्लड में प्लाज्मा लेवल को मेंटेन रख सके। जैसे ही लोडिंग डोज एक बार दिया, लेकिन वहां से वो ड्रग शरीर से बाहर तो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग का लेवल डिक्रीज होगा, तो उसको मेंटेन रखने के लिए फिर हमने मेंटेनेंस डोज धीरे धीरे एक खास कंसंट्रेशन में बार बार दिया। टाइट्रेटेड डोज। अब टाइट्रेटेड डोज को समझिए कि टाइट्रेटेड डोज क्या है। मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ द इनटॉलरेंस एडवर्स इफेक्ट। आप ये समझ लीजिए कि टाइट्रेटेड डोज में दो तरीके से डोज को दिया जाता है, एक होता है अपवार्ड टाइट्रेशन और एक होता है डाउनवार्ड टाइट्रेशन। अब समझिए अपवार्ड और डाउनवार्ड टाइट्रेशन क्या है। अपवार्ड कहते हैं नॉन क्रिटिकल सिचुएशंस में, जब सिचुएशन उतना क्रिटिकल नहीं है तब तक अपवार्ड टाइट्रेशन दिए जाते हैं। सपोज करो हमने एक ड्रग दिया है लीवोडोपा, तो लीवोडोपा ये अपवार्ड टाइट्रेशन को इंडिकेट करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं लीवोडोपा को, लीवोडोपा अपवार्ड टाइट्रेशन को इंडिकेट करता है। लीवोडोपा पार्किंसन डिजीज में दिया जाने वाला एक ड्रग्स है, लेकिन लीवोडोपा का जो कंसंट्रेशन चाहिए यदि वो स्टार्टिंग से देंगे, सपोज कि इसका जो भी कंसंट्रेशन है और उसे हम स्टार्टिंग से देते हैं 500 या 600 व्हाटएवर देयर कंसंट्रेशन, तो यदि लीवोडोपा का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हमने स्टार्टिंग से देना स्टार्ट किया तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, बॉडी उसमें एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा। उसमें हो सकता है कि कुछ इफेक्ट दो, जिसे कहते हैं हमने साइकिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हमने ओवरकम करने के लिए लीवोडोपा को थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन में देना स्टार्ट किया। सपोज करो पहले 3 या 4 दिन हमने 1/4 टैबलेट लिया है, फिर उसके बाद 3 या 4 दिन हमने आधा टैबलेट दिया है, फिर उसके बाद से हमने 1 टैबलेट स्टार्ट कर दिया और वो कंटिन्यूअस रखा। तो इस तरीके से हमने 1/4 से लेके 1 टैबलेट तक पहुंचाया है। हालांकि हमको पता है कि 1 टैबलेट ही देना चाहिए जो कंसंट्रेशन अचीव करना है, लेकिन उसे हम 1 टैबलेट डायरेक्ट नहीं दे सकते, बॉडी को पहले थोड़ा सा टॉलरेट करेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट को सहने लायक, तो उसे कहते हैं अपवार्ड टाइट्रेशन। क्रिटिकल सिचुएशंस में डाउनवार्ड टाइट्रेशन दिया जाता है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग या कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग। डाउनवार्ड टाइट्रेशन समझिए कि पहले दिन हमने ड्रग्स को दिया है 3 या 4 दिन, मतलब सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, व्हाटएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी फ्रीक्वेंसी है,
उस हिसाब से दिया है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सपोज करो कि हमने सुबह दोपहर शाम 4 दिन या 5 दिन दिया, फिर हम देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हमारा जो यूज था वो खत्म हो चुका है, अब इसे विड्रॉ करना है बॉडी से। तो हमने क्या किया, कैसे विड्रॉ किया उसको, फिर हमने सुबह शाम दिया, फिर हमने 2-4 दिन के बाद फिर हमने एक बार दिया, फिर उसको हमने विड्रॉ किया। उसी तरीके से एंटी कैंसर ड्रग भी है, तो एंटी कैंसर ड्रग को भी जस्ट विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको हमने सुबह शाम दिया, फिर उसके बाद एक टाइम दिया, फिर उसको विड्रॉ किया। तो हमने 3 बार से 2 बार, 2 बार से 1 बार, इस तरीके से ड्रग्स को लेते हैं तो विड्रॉ किया। सपोज करो हमने 4 या 5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 बार दिया हो, फिर सुबह शाम दिया हो 2 बार, फिर 1 बार दिया, फिर विड्रॉ किया, तो ये टाइट्रेटेड डोज कहा जाता है। तो एंटी कैंसर और कॉर्टिकोस्टेरॉइडल में टाइट्रेटेड डोज दिया जाता है, ये डाउनवर्ड टाइट्रेशन देखा गया इसमें। तो मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ द इनटॉलरेंस एडवर्स इफेक्ट। इस कारण से मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव करना आसान नहीं होता है, और इसी कारण से हमने टाइट्रेटेड डोज देते हैं ताकि एडवर्स इफेक्ट को एक्सेप्ट कर सके बॉडी। यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग को हम एकदम से विड्रॉ करेंगे तो हो सकता है इसके एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो, या एंटी कैंसर ड्रग को एकदम से विड्रॉ करें, सपोज करो पेशेंट को सुबह दोपहर शाम देना है और अगले दिन से कहे कि एंटी कैंसर ड्रग बंद कर देना है, तो उसके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगेंगे, इसलिए हमने इसको धीरे धीरे विड्रॉ किया। वही केस लीवोडोपा में अपवर्ड टाइट्रेशन था, तो हम एक टेबलेट इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसमें, तो हमने 1/2 से स्टार्ट किया है, फिर सुबह शाम दिया है, फिर धीरे धीरे हमने ड्रग के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। फिक्स डोज रेशियो कॉम्बिनेशन, हमने कोई भी ड्रग्स को फिक्स डोज रेशियो में क्यों देते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, आइए अब इसको समझ लेते हैं। एडवांटेज है कि पेशेंट के लिए बहुत ही कन्वीनियंस है। सपोज करो 2 ड्रग लेना है और आपको कहीं बाहर जाना है या आपकी कोई डेली दिनचर्या है, तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि दोनों ड्रग एक ही ड्रग में यदि कंबाइंड हो तो आप एक टैबलेट लेकर कहीं भी जा सकते हो। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में कन्वीनियंस होता है पेशेंट को, उसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा टैबलेट सुबह लेना है, कौन सा टैबलेट शाम लेना है। यदि 2 कॉम्बिनेशन है तो एक टैबलेट लिया और उसी एक टैबलेट में दोनों ड्रग्स मिक्स किए हुए हैं, तो कन्वीनियंस होता है पेशेंट को किसी भी चीज को अचीव कर टेक करने में। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, सपोज करो एक ड्रग और दूसरे ड्रग दोनों सेम अमाउंट में दिया गया है, सेम उसका डायरेक्शन है, सेम इफेक्ट है, तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ एडवर्स इफेक्ट भी डिक्रीज होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट। सपोज करो 2 ड्रग्स हमने कंबाइन किया है, एक का एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है, दूसरे का एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा है, तो हम दोनों ड्रग्स को यदि अकेले देते हैं, सपोज करो एमोक्सिसिलिन को देना है तो एमोक्सिसिलिन 500 mg दिया जा सकता है, और डाइक्लोक्सासिलिन भी 500 mg दिया जाता है यदि उसे अकेले दिया जाए। लेकिन अब दोनों ड्रग्स को कंबाइन करना है तो हमने क्या किया, 250 mg एमोक्सिसिलिन लिया है और 250 mg डाइक्लोक्सासिलिन लिया है और दोनों को कंबाइन किया। इससे क्या हो गया कि हमारा डोज 500 mg हो गया, क्योंकि 250 mg एमोक्सिसिलिन 250 mg क्लोक्सासिलिन है, और एडवर्स इफेक्ट भी दोनों के रिड्यूस हो गए। एमोक्सिसिलिन का भी एडवर्स इफेक्ट कम हो गया क्योंकि कम अमाउंट में दिया गया। डाइक्लोक्सासिलिन या क्लोक्सासिलिन व्हाटएवर जो भी इस्तेमाल किया गया है एमोक्सिसिलिन के साथ, उसको भी हमने ऐड किया है। तो दोनों ड्रग्स को हमने यदि कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी दोनों का मिनिमाइज हो गया है। तो एडवर्स इफेक्ट को भी काउंटर एक्ट करने के लिए हमने ड्रग्स को फिक्स डोज रेशियो में देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी 2 ड्रग्स में से किसी एक ड्रग्स की ही जरूरत होती है। सपोज करो कोई ड्रग ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट कर रहा है, कोई ड्रग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर रहा है, लेकिन हमको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो हमने 2 ड्रग कॉम्बिनेशन लिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लिया है। एक ड्रग जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता था, एक ड्रग जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता था, लेकिन हमारे बॉडी में सिर्फ ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ही नहीं। तो हमने कॉम्बिनेशन लेने से क्या हुआ कि हमने अननेसेसरी दूसरे ड्रग जो ग्राम नेगेटिव को किल करता है उसको कंज्यूम कर लिया, जबकि हमारे बॉडी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था ही नहीं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वन कंपोनेंट, हो सकता है कभी कभी कि दोनों में से कोई एक ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, इसे पता करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर दोनों में से कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेशन था, जिस कारण से कुछ एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। और एडवर्स इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना 2 ड्रग्स में से बड़ा ही डिफिकल्ट काम है कि हमने कोई मेडिसिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया है और कोई एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे आता है, तो ये बताना कि आखिर इन कॉम्बिनेशन में से कौन सा ऐसा ड्रग था जिस कारण से वो एडवर्स इफेक्ट आया, थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। और कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है थेरेपेटिक एम्स में कि हमारा थेरेपेटिक एम्स क्या है
उसको भी अचीव करने के लिए यदि हम कंफ्यूज हैं तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दे देते हैं, यदि हमने थेरेपेटिक एम से यदि कंफ्यूज में है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शंस को। फैक्टर्स दो तरह के ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिव, जो कि बहुत ही लेस कॉमन देखा जाता है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव, जो कि बहुत ही मोर कॉमन देखा जाता है। अब हम बात करेंगे पहले तरह के मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्शंस की, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में देखेंगे टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज अल्टर, जैसे ड्रग एलर्जी और आइडियोसिंक्रेसी। हम देखेंगे क्वालिटेटिव में कि किसी किसी ड्रग्स में रिस्पॉन्स अलग तरीके का प्रोड्यूस होता है, किसी में एलर्जी हो जाती है या आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में एडवर्स इफेक्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों इमीडिएट टाइप ऑफ रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव में देखेंगे कि प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे क्वालिटेटिव में देखेंगे कि हमारा ड्रग जो है किसी भी कंसंट्रेशन में दिया जाए तो वो एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है। यदि ड्रग के कंसंट्रेशन को हम सोचते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है कोई ड्रग, और ड्रग के कंसंट्रेशन को यदि हमने कम कर दिया तो एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ एकमात्र जरिया है कि ड्रग को पूरे तरीके से विड्रॉ करके दूसरा ड्रग देना। क्वांटिटेटिव ड्रग मॉडिफिकेशन देखेंगे कि ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसके हिसाब से डोज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। सपोज करो कि हमने ड्रग के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो इफेक्ट जो होता है, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट हो या इफेक्ट हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। जबकि पहले केस में क्वालिटेटिव टेस्ट में डोज पे डिपेंडेंट नहीं होता, डोज को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वो सेम तरह का ड्रग एलर्जी देता। ड्रग एलर्जी जो है या आइडियोसिंक्रेसी जो है वो क्वालिटेटिव टाइप में आता है। यहां हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव ड्रग मॉडिफिकेशंस की, जिसमें प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन कितना है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से डोज को एडजस्ट किया जाता है। यहां हम बात करेंगे वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स में, तो वेरिएशन इन फार्माकोकाइनेटिक्स या वेरिएशन इन रिसेप्टर या वेरिएशन इन न्यूरोजेनिक या हार्मोनल टोन्स। यहाँ पे तीन तरह के वेरिएशंस के बारे में चर्चा की गई है। पहला जो वेरिएशन है वो कहा गया है वेरिएशन इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ड्रग रिस्पॉन्स में फार्माकोकाइनेटिक्स में यदि वेरिएशंस आता है, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हो गया उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में या एलिमिनेशन में किसी तरीके का अल्टरनेशन आया है, तो ड्रग का रिस्पॉन्स आपके बॉडी में भी अल्टर हो सकता है। सपोज करो कोई ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया या कोई ड्रग बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाया है, तो ब्लड में कंसंट्रेशन उसका बढ़ पाएगा। सपोज करो कोई ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से हो रहा है या किसी किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके हिसाब से भी ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। सपोज करो कोई ड्रग का एलिमिनेशन बॉडी से बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यदि किसी ड्रग का एलिमिनेशन बॉडी से बहुत धीमे से हो रहा है, तो ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा, इफेक्ट बढ़ेगा। उसी तरीके से रिसेप्टर में वेरिएशन होना, ज्यादा रिसेप्टर होंगे तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा मिलेगा और कम रिसेप्टर होंगे तो रिस्पॉन्स भी कम मिलेगा। दूसरे तरीके के रिसेप्टर्स में रिसीव करने की कैपेसिटी क्या है, रिसेप्टर यदि म्यूटेंट कर गया है तो रिस्पॉन्स भी अल्टर करेगा। और न्यूरोजेनिक्स और हार्मोनल टोन्स भी ड्रग के रिस्पॉन्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब हम बॉडी साइज की। बॉडी साइज के लिए एडल्ट डोज कितना होना चाहिए, इसका एक कैलकुलेशन है। इंडिविजुअल डोज देने के लिए हम लोग बॉडी वेट, जिसे हमने BW कहा है, जिसको हमने केजी में मेजर किया है, उसे हम 70 से डिवाइड करेंगे और उसे एवरेज एडल्ट डोज से हम मल्टीप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल को कितना एक्यूरेट डोज देना है। लेकिन इसमें ओबेस पर्सन, लीन पर्सन और चिल्ड्रन पर्सन, इन तीनों पे भी ये फॉर्मूला फिट नहीं होता है। चिल्ड्रंस के लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, क्योंकि हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस मतलब बच्चे हो गए, और बच्चे को आप छोटा एडल्ट या छोटा वयस्क करके नहीं समझ सकते, क्योंकि चिल्ड्रन का जो फिजियोलॉजी होता है, बॉडी फिजियोलॉजी, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि चिल्ड्रंस में लिवर का डेवलपमेंट, हार्ट का डेवलपमेंट होते रहता है या किडनी का डेवलपमेंट होता, तो उसे हम ये नहीं कर सकते कि वो छोटा एडल्ट है, उसे हम ड्रग को कम करके दे सकते हैं। कोई कोई ड्रग तो चिल्ड्रन को देना ही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ओबेस पर्सन इसलिए इस फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठते हैं कि ओबेस का मतलब होता है मोटा आदमी। यदि कोई आदमी मोटा है, इसका मतलब उसके फैट का एक्युमुलेशन उसके बॉडी में है, तो फैट
तो सपोज करो यहाँ पे बॉडी वेट तो काफी इंक्रीज कर जाएगा। मान लो सिंपली में कोई आदमी 90 केजी का है, वो हेल्दी है, मोटा नहीं है, और कोई आदमी 150 केजी का है, लेकिन उसमें 90 केजी एक्चुअल वेट है और बाकी जो उसमें 60 केजी है वो उसके फैट का वेट है। तो फैट का वेट के हिसाब से यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो डोज उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि मोटे आदमी में फैट का वेट है, उसका एक्चुअल वेट के अलावा उसमें फैट डिपॉजिट हो चुका है, उसको भी कैलकुलेशन में गलती से शामिल हो जाएगा और इंडिविजुअल डोज जो है काफी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उस व्यक्ति पर एडवर्स इफेक्ट आने की संभावना है। लीन पर्सन कहते हैं एकदम पतला दुबला सा आदमी। यदि आदमी कोई पतला दुबला सा है तो हो सकता है कि उसका भी डोज जो देना चाहिए उससे कम डोज चला गया। तो इस तरीके से लीन पर्सन, ओबेस पर्सन पे या चिल्ड्रंस पे ये फॉर्मूला फिट नहीं होता है बॉडी साइज के हिसाब से। बॉडी साइज में एक और फॉर्मूला है BSA, मतलब बॉडी सरफेस एरिया, जिसको हम मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से लेते हैं। उसको 1.7 जो एवरेज माना जाता है एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया, उससे हम डिवाइड करते हैं और एवरेज एडल्ट डोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डुबोइस फॉर्मूला है BSA के लिए, मतलब बॉडी सरफेस एरिया के लिए। बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर इक्वल टू बॉडी वेट, जिसको हमने केजी में लिया है, उसको करेंगे इसको 0.425 से, फिर उसका हाइट को हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर में स्क्वायर किया है 0.725 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.007184 से। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला ओबेस, लीन और चिल्ड्रन के लिए नहीं माना जाता। अब बात करते हैं एज में। एज में बात करेंगे तो चिल्ड्रंस, एडल्ट्स और जेरिएट्रिक, मतलब बच्चे हो गए, और उसमें भी बच्चों में चाइल्ड्स हो गए, फिर वयस्क हो गए और बूढ़े इंसान। यहाँ पे 3 एज हम मान के चलते हैं एवरेज में कि 3 एज को कंसिडरेशन करेंगे। हालांकि एज का डिफिनेशन करेंगे तो एज का कैटेगरी बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं यहाँ पे 3 ही। तो यंग्स ने एक फॉर्मूला दिया था, यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था चाइल्ड डोज। चाइल्ड डोज के को फॉर्मूला देते हुए कहा था उन्होंने कि जितना भी चाइल्ड का एज है तो उसको डिवाइड करेंगे एज प्लस 12 से, और एडल्ट के डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चाइल्ड का डोज निकल जाता है। डीलिंग फॉर्मूला में कहा गया था एज जो है उसको हमने 20 यानी 20 से डिवाइड करेंगे और एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो चाइल्ड डोज निकलेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला सभी ड्रग्स के लिए मान्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ ड्रग्स बच्चों में देना ही नहीं है। तो वो ड्रग जो बच्चों में यूज नहीं करना है, बैन है, उस ड्रग को छोड़ के बाकी ड्रग्स जो बच्चों में परमिएबल है उसी के लिए ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे एज न्यू बॉर्न का आइडियल जो देखा जाता है, आइडियल जो डोज है उसको 32 का है, और इसका बॉडी सरफेस एरिया जो है वो है 0.23, और परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज देखेंगे तो 12.5% होता है एडल्ट डोज का। उसी तरीके से 1 मंथ बच्चे को आइडियल 4 दिया जाता है और बॉडी सरफेस एरिया 0.26। यहाँ पर एक टेबल के अनुसार ये बताया गया कि एडल्ट डोज और चिल्ड्रंस का और उसका परसेंटेज क्या होगा एडल्ट डोज का, यहाँ पे कैलकुलेट करके सभी को बताया गया। यहाँ तक 12 साल के बच्चों का बताया गया है कि 1.25 बॉडी सरफेस एरिया है और 75 जो है एडल्ट डोज होता है। अब बात करेंगे कुछ फैक्टर्स को जो कि डोज अफेक्ट करता है इन्फेंट्स में, यानी कि शिशु में। जब हम बात करेंगे बच्चों में जब जन्म होता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एडल्ट रेट तक पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लगता है, और ट्यूबुलर सिक्रीशंस लगभग 7 महीने में मैच्योर होता है। तो अभी बात करेंगे कि यदि कोई ऐसा ड्रग्स जो कि किडनी को अफेक्ट करता है, क्योंकि 7 महीने तक वो मैच्योर हुआ ही नहीं, बना ही नहीं अच्छे से, और हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही लो होता है न्यूबॉर्न में, क्योंकि उसका लिवर डेवलप होते रहता है। तो जाके बात करें उसके लिवर की या बात करें किडनी की, तो उसका डेवलपमेंट होते रहता है। जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 5 महीने तक लगता है एडल्ट रेट तक पहुंचने में, या ट्यूबुलर सिक्रीशन को 7 महीने तक लगता है मैच्योर तक होने में। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए किसी भी डोज ड्रग को देना चाहिए, ताकि वो उसके लीवर के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस पे ड्रग इफेक्ट करता है, या ट्यूबुलर सिक्रीशंस पे ड्रग्स का कोई इफेक्ट, इन सबों को ध्यान में रखते हुए ड्रग को देना चाहिए। और हम कुछ और भी देखेंगे। इन्फेंट्स में ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन आर फास्टर होता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों का स्किन काफी पतला होता है और स्किन पे कोई भी ड्रग्स को हम अप्लाई करेंगे, खासकर ट्रांसडर्मल ड्रग्स प्रिपरेशंस को, जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर्स को क्रॉस करते हुए ब्लड तक पहुंच जाता है। तो ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होता है इन्फेंट्स में।
इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ही लो होती है और इंटेस्टिनल ट्रांजिशन जो है बहुत ही स्लो होता है। आप देखोगे इन्फेंट्स कभी कभी हम लोग उसे दूध पिलाते हैं तो वो उल्टी भी कर देता है, उल्टी करने से उसको कुछ हार्म्स नहीं होता है। जबकि हमारे अंदर यदि हमने कोई खाना खाया है और हमें कभी उल्टी करना पड़े तो हमारा इसोफेगस जो है वो जलने लगता है। कारण ये है कि हमारे शरीर में, स्टमक में, एडल्ट में स्टमक में एसिड ज्यादा बनता है और बच्चों में गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होता है। इसके बाद देखेंगे इन्फेंट्स में ब्लड ब्रेन बैरियर परमेबल होता है, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन इंटर कर सकता है। इसलिए बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं जिनका ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, उसे बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा के रखना चाहिए ताकि उसका ब्रेन जो है डेवलप हो सके। तो आप देखोगे इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी जो है वो शिशुओं को बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं डोज को इन्फेंट्स में उसे भी देखेंगे। 1 साल के बाद इनका मेटाबॉलिज्म एडल्ट से भी ज्यादा हो जाता है, जैसे थियोफाइलिन, फेनिटोइन, अकारामेजेपाइन, डाइगोक्सिन जो है ये 1 साल के बाद देखेंगे आफ्टर 1 ईयर तो फास्टर होता है इसका मेटाबॉलिज्म एडल्ट से भी। तो देखेंगे किस तरीके से ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। पहले उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो था लेकिन 1 साल के बाद उसका मेटाबॉलिज्म एडल्ट से भी बढ़ जाता है। और कोर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग्स जो होता है इन्फेंट्स में देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेरॉइडल ड्रग्स, जिसमें नाम आता है प्रेडनिसोन्स का, बेथासोन्स का, बहुत सारे स्टेरॉइडल ड्रग्स है, हाइड्रोकोर्टिसोन्स का, उसे यदि देते हैं बच्चों में तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जिस पर्सन्स को कोर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग दिया जाता है उनका जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमल नहीं हो पाता, उनकी ऊंचाई उतनी हाइट तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी हाइट कुछ कमी हो जाती है। सपोज करो कोई इंसान को हमने दो भाई को दिया है, एक भाई ने 6 फीट की हाइट अचीव की बड़ा होने के बाद, दूसरे भाई जो है वो 5 फीट 5 इंच की हाइट अचीव कर पाए क्योंकि उसे कोर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग दिया गया जो कि वो सप्रेस करता हो। बात करेंगे अल्टरली में कुछ ड्रग अफेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम।